अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हैं? वी होप आप ठीक होंगे। और यौम आज़ादी का दिन करीब आ रहा है और जिस तरह हम रिप्रेजेंट करें, आज से ही मैंने जो है वो ग्रीन कलर पहनना शुरू कर दिया। यासिर ने नहीं पहना, आप बताएं आपने क्यों नहीं पहना? देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। कितना मुश्किल है? आपने बिल्कुल सही कहा, होना तो यही चाहिए आइडियली कि ग्रीन कलर जो है ये बहुत अच्छा लगता है, और ख़ासतौर पे इस मंथ के अंदर तो रोज़ाना की बुनियाद पर आप ग्रीन कलर पहने। हमारी स्क्रीन भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रीन कलर दिखाएं। बहरहाल ये 14 अगस्त का जो महीना है, आज 2 दिन रह गए आई थिंक 14 अगस्त में, और सेलिब्रेशन के लिए जो है ना सब तैयार हैं अब। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तो कहना मैं ये चाह रहा था हमारा कि हर साल की तरह इस दफ़ा भी आ रहा है और इसको बड़ा भरपूर तरीके से मनाया भी जाएगा, और मनाना भी चाहिए, इसकी ज़रूरत भी है। मगर ये कि हर दफ़ा हम यही बात दोहराते हैं कि जब भी ये माह आता है और ये 14 अगस्त की तारीख आती है, ये उस दिन तक हमारी तमाम ये जितना भी हमारा जो जज्बा है, ये पेट्रोटिज़म है, जो भी आप इसको नाम दे लीजिए, ये सिर्फ एक दिन के लिए जो है वो महदूद होकर रह जाता है। होना तो ये चाहिए कि हर दफ़ा हम कोशिश ये करें कि अपने आप को पहले से ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। इस दफ़ा भी कोशिश ये कीजिए कि बजाय इसके कि आप खुराफातों में, ख़ासतौर पे ये जो यंगस्टर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो काम है जो होता है, बड़ी अनफॉर्चुनेट है, जो खुशी का इजहार करने का एक तरीका होता है, होना चाहिए, यकीनन होना चाहिए, मगर ये कि इसमें हर साल की तरह हमारा खदशा रहता है हादसात का। मोटरसाइकिल के आपने गुज़िश्ता रोज़ मुझे जो फुटेजेस दिखाई हैं, जो कराची के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर जो हादसात हो रहे हैं नौजवानों के ख़ास तौर पे, ये वो तमाम नौजवानों की आप बात कर रहे हैं यासिर, तो मैं आपको बताऊं आज जवानों का दिन भी मनाया जा रहा है इंटरनेशनली। आज यूथ डे है, तो पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है और इंटरनेशनली भी मनाया जा रहा है। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए यासिर, तो पाकिस्तान की आबादी का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो जवानों पर मुश्तमिल है। और यूथ के लिए यही मैसेज है कि हम जिस तरह से हम आज़ादी मनाने वाले हैं, तो इसकी चीज़ की रिस्पेक्ट करें कि हम एक आज़ाद मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अपने तौर से हम इसमें क्या इनिशिएटिव दे सकते हैं, अपनी तौर से हम क्या डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को किस हद तक फॉलो कर सकते हैं, ये सबसे ज़रूरी है। हमारा आपने बिल्कुल ठीक कहा, और यही बात मैंने भी इससे पहले जो है वो इसका तज़किरा किया कि हमें अपने आप को पहले से ज़्यादा बेहतर बनाना है। इस चीज़ को हमने दोहराना होगा बच्चों के लिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल ज़बान होती है कि तजदीद करनी होती है। ये सारी चीज़ें आसान लफ्ज़ों में ये समझा देते कि जो गुज़िश्ता साल गलतियाँ हुई हैं बहैसियत पाकिस्तानी, हमें जो चीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है, हमारे अंदर अब ये शऊर आ जाना चाहिए कि हमने अपनी सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए कैसे काम करना है। और अगर हमारे किसी काम से, अगर हमारे किसी एक्शन से सोसाइटी के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है, तो हमें अभी ये सोचने की ज़रूरत है क्या ये एक जिम्मेदार शहरी इस तरह कर सकता है। ये महज़ब माशरों के अंदर जिनकी हम मिसालें देते हैं, या जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, जर्मनी जाना चाहते हैं आप, कनाडा जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, मिसालें भी देते हैं, और वहाँ जाके आप ठीक भी हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि वो रूल्स यहाँ फॉलो नहीं करते, लेकिन जैसे ही वो किसी और मुल्क में जाते हैं तमाम तो रूल्स वो फॉलो करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में, और जो कर भी रहा होता है ना यासिर, अनफॉर्चुनेटली हम उसको भी बोलते हैं कि ये आप यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ तो कोई ट्रैफिक की पाबंदी नहीं करता, सीट बेल्ट नहीं लगाता, हेलमेट नहीं लगाता, तो फिर आप क्यों लगाते हैं? एग्जैक्टली। और कहा यह जाता है कि देखिए दूसरे नहीं करते तो हमें भी नहीं करने की ज़रूरत है। तो मेरे बच्चों, ये सिर्फ आपके लिए मैसेज है कि अपने आप को एक बेहतर शहरी के तौर पर पेश करें, ताकि आप यहाँ से जब बाहर भी जाने का आपको मौका मिलेगा ज़रूर जाएंगे। उसके बाद पता लगना चाहिए कि आप पाकिस्तान से आए हैं, क्योंकि आप ही रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को। हर इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान को। जहाँ भी आप जाएंगे, आप नुमाइंदगी करेंगे, तो अच्छा इंप्रेशन बिल्कुल आपकी तरफ से जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस चीज़ का तहैया करें। और नौजवानों के हवाले से बात हो रही है, तो ज़ाहिर है उन पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वो अपनी इस सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए अपना रोल प्ले करें। बहुत सारे करने के काम है, इंशाल्लाह आगे चल के उसके ऊपर भी बात करें। बहुत सारी खबरें हैं, और सबसे पहले जिस तरह हम हर दिन इस खबर के बारे में बात कर रहे हैं, वो है मीर रज़ा के हवाले से। और उस केस के हवाले से बड़ी मिस्टीरियस एक केस बन चुका है,
हाई प्रोफाइल केस बन चुका है और अब कराची मीर रज़ा के केस में वकील जिब्रान नासिर ने वालिदैन के हमरा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और पुलिस तफ्तीश पर सवालात भी उठा दिए हैं और मीर रज़ा पर तशद्दुद और तेज़ाब के इस्तेमाल का खदशा जाहिर किया गया है, जबकि वालिद ने CCTV और तहकीकात के हवाले से भी तहकीकात का इजहार किया है। जिस तरह हमने पूरा प्रोसेस हमने देखा कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस हुआ, पहले तफ्तीश की गई, उसके बाद एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि सुसाइड है, फिर दोबारा से वो रिपोर्ट पेश की गई, पोस्टमार्टम दोबारा से हुआ, कब्र कुशाई दोबारा से हुई। ये तमाम तर प्रोसेस अब आगे बढ़ा है और कमेटी भी, जिस तरह हमने कल बताया था अपने नाज़रीन को कि कमेटी भी बन चुकी है। अब इसके बारे में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और उसकी हमने आपको डिटेल्स दी हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारा एक बात तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि ये एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है और वो इसलिए बना है क्योंकि हमने इसमें जो नेग्लिजेंस है इदारों की वो हमें वाज़े तौर पर नजर आई है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, बड़े खुलकर बात कहता हूँ, इसका बरमला इजहार करता हूँ कि हमारी इनकॉम्पिटेंसी है, हमारे पास वो लोग नहीं हैं जो फेयर इस किस्म के केसेस में इन्वेस्टिगेशन कर सकें। दूसरी बात ये कि ना हमारा वो पोटेंशियल है, ना हमारी कैपेबिलिटी है कि हम इस तरह के केसेस को टेकअप कर सकें और इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन सही तरह से कर सके। और ज़ाहिर है जब कॉम्पिटेंसी नहीं होगी तो फिर आपके पास चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, जितनी भी रिसोर्सेज आ जाएं, आप डिलीवर नहीं कर पाते। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि इस तरह के केसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इस्टेब्लिश हो रही हैं और बाकी है। बड़ी अनफॉर्चुनेट ये है क्योंकि हमारे यहाँ जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। इस वजह से ये चीज़ें मीडिया के ऊपर आ रही हैं। ये अनफॉर्चुनेटली ये सरफेस नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, ये सरफेस नहीं होना चाहिए। मगर ये जैसे मैंने अभी इदारों की बात की है, वो क्यों इस किस्म की जो चीज़ें हैं, अभी क्या कुछ हुआ है, एसिड का यूज़ हुआ है, नहीं हुआ है, म्यूचुलेटेड बॉडी है, क्या है, ये बड़ी तकलीफ दह चीज़ है। इसको थोड़ा सा कवर करने की अभी ज़रूरत है। यकीनन मीडिया का काम है कि स्टोरी आवाम तक लेकर आए, मगर ये कि इस तरह के केसेस में इन सारी चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा खुफिया रखा जाता है। और अगर ऐसा किया जाता तो अभी केस में बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होना बाकी हैं। इसमें बहुत जल्दी कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इनफैक्ट फॉरेंसिक की रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, लेकिन आई डोंट नो, कोई मुझे पुलिस ऑफिशियल नज़र नहीं आ रहा जो इसके हवाले से जो है वो मीडिया पर आकर बताए कि एक्चुअली हुआ क्या है और अब तक किस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ स्पेकुलेटिव हैं। ये जितनी भी खबरें इससे रिलेटेड आ रही हैं, सब स्पेकुलेशन के ऊपर मबनी है। अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हो चुका है। आई थिंक उनका नाम है जिब्रान नासिर साहब, जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। वो अभी अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर जितनी भी केस के अंदर अब तक जो प्रोग्रेस हुई है वो सारी स्पेकुलेशन के ऊपर है कि 30 करोड़ का इस्तेमाल हुआ है। एग्जैक्टली। और वहाँ पर जो है एक रिहर्सल भी हुई, वो सारी चीज़ें हुई, वो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और आपने अगर उसी वक्त एक्शन लिया होता अगर इस तरह के केस के ऊपर, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इनिशियल स्टेज पर इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं की, जिसमें हमने देखा कि गैर जिम्मेदाराना रवैया डॉक्टर की जानिब से किया गया है। क्योंकि पहली रिपोर्ट यासिर फौरी तौर पर आपने पेश कर दी। डॉक्टर सुमैया की जहाँ तक बात है, उन्होंने जो दोबारा से इस पे जो है इन्वेस्टिगेशन करने का बोला है, लेकिन पहला जो रिपोर्ट पेश की गई है उन्हीं की टीम की एक डॉक्टर की तरफ से की गई थी। अच्छा, और दूसरी बात ये कि ये हमारे यहाँ अब आई डोंट नो, बड़ी तकलीफ से बात होगी, मगर बात ये है कि आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। इस तरह के पीछे जितने भी केसेस चले आ रहे हैं, यहाँ पे सिंध के अंदर ही एक सहाफ़ी को इससे पहले जो कत्ल किया गया बासर शख्सियात की जानिब से, उसके बाद क्या नतीजा निकला? 0। तो ये ज़हनी तौर पर आप तैयार रहें, पाकिस्तान में इस तरह के केसेस का कोई नतीजा नहीं निकलता। ये जब तक मीडिया के ऊपर हैं इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इससे पहले भी कुछ इंक्वायरीज कंडक्ट करते रहे हैं, मैं नहीं चाहता यहाँ पर उसका तस्करा करूँ, उसका भी आज तक कोई कंक्लूजन नहीं निकला। इसी तरह एक नौजवान की मौत का वाक़या हुआ शहर कराची में, बीचों बीच सड़क के ऊपर उसको कत्ल किया गया दिन दहाड़े। वो सारी चीज़ें मंजर आम पर आ चुकी थी और उसके बाद उसका नतीजा क्या निकला? 0। यहाँ पर भी अनफॉर्चुनेटली वही लोग हैं, वही सारी टीम है, नतीजा आपके सामने है। और आगे इससे ज़्यादा क्या कहूँ। बिल्कुल यार, सर केस बड़ा मिस्टीरियस था। जब हमने देखा इनिशियली जो डेड बॉडी थी उसके फेस को बिल्कुल उसकी जो आइडेंटिटी है वो मिटाने की कोशिश की गई थी, उसके जो फिंगरप्रिंट्स है वो भी ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। लेकिन उनको ये जो भी कातिल थे या फिर जिन्होंने इनका मर्डर किया है, तो क्या उनको ये नहीं पता था कि डीएनए जैसी भी एक चीज़ एग्जिस्ट करती है? क्योंकि अगर वो इतने ज़्यादा मास्टरमाइंड थे कि उन्होंने एसिड पिलाया भी, उनके लंग्स इवन और ऑर्गन्स में भी एसिड मिला है, और अगर उनको ये मालूम था कि वो फ्रांजिक नहीं हो पाएगी उनके फिंगरप्रिंट्स और
फेस आइडेंटिटी नहीं वो जान पाएंगे, लेकिन डीएनए से जो है वो पता चल गया है कि उन्हीं की बॉडी है, क्योंकि वो उनके फादर के साथ मैच हो बिल्कुल चुका ठीक है। और ये जो इनिशियल रिपोर्ट के अंदर जो सुसाइड बना के पेश किया गया, आई डोंट नो वो क्या ये सोच रहे थे। हमारे यहाँ एक तो प्रॉब्लम भी यही है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इनकॉम्पिटेंसी जो है हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपने जैसे बात की, अगर कहीं ब्लड का एक पार्टिकल, एक छोटा सा पार्टिकल भी अगर कहीं पे रह जाए तो आप उससे पूरी रिपोर्ट जो है वो बना सकते हैं कि क्या कुछ हुआ था। दुनिया यहाँ तक पहुँच चुकी है और इससे ज़्यादा भी आगे चली गई है। मगर जब आपकी विल ना हो तो फिर इसी तरह की चीज़ें होती हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम अभी किसी कंक्लूजन पर पहुंच नहीं सकते। बट अगेन मैं सारी बातों का जो क्रक्स है वो सिर्फ ये है कि हमारे पास कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं और ना विल है ना हमारा। आई एम वेरी सॉरी, जस्टिस सिस्टम ऐसा है कि ऐसे केसेस के अंदर कोई नतीजा निकाल सके। तो बहरहाल ये सारे मामला हैं, ये प्रोसीडिंग ये कोई नई नहीं है। हम ये सारे केसेस पढ़ते आ रहे हैं। 20-25 साल में से न जाने कितने केसेस और हो चुके हैं जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। बिल्कुल। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मीर रज़ा केस की मुनसिफाना तफ्तीश होगी और हर मरहले से फैमिली को आगाह किया जाएगा। केस हल होने के बाद पुलिस और मेडिकल लीगल को कोताहियों पर कार्रवाई करना मेरा काम है। ओके, कैन यू गेट इट? शैल वी रिपीट दिस लाइन? मेरा काम है। केस हल होने के बाद पुलिस और मेडिकल मेडिको लीगल की कोताहियों पर कार्रवाई करना मेरा काम है। इनका काम है। आपका काम है। शुक्र है कोई आपका काम है। हमें पता चला कि आपका भी कुछ काम है। थैंक यू सो वेरी मच सर। हमें तो ये पता चला था कि आपका काम कुछ और है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको पता चल ही गया है कि आपका काम क्या है तो कोशिश ही कीजिए कि जिन्होंने पहली रिपोर्ट जो है वो इनिशियल रिपोर्ट जो जारी की है, ज़रा उनको बुलाकर पूछ ही लें, कि इंक्वायरी बिठा दें कि ये जो रिपोर्ट थी ये किसके कहने पर जो है वो बनाई गई है। बिल्कुल। और अब जो कमेटी बनी है उसके बारे में भी आप हमें बताएं कि उसका होगा क्या, इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा। आगे वो शायद ये भी कह रहे हैं कि शायद जुडिशल कमीशन के हवाले से जो है वो तफ्तीश के लिए नहीं बना रहे थे पुलिस का। आई डोंट नो, पुलिस का काम है। जुडिशल कमीशन पुलिस और मेडिको लीगल की कोताहियों को निशानदेही के लिए बनाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि कमीशन बनाने से पहले उन्होंने वज़ीर दाखिला और मेयर कराची को मीर रज़ा के वालिदैन के पास भेजा। उन्होंने भेजा, ठीक है, और उन्होंने भी कहा था कि ठीक है, लेकिन अगले रोज़ जब फैमिली ने कहा कि हम जुडिशल कमीशन नहीं चाहते तो हमने उनकी राय का भी एहतराम किया। ओके, वेरी गुड जी। आपके जो कमीशन है इससे पहले बनते रहे हैं। एक बहुत बड़ा केस कराची में केस हुआ था, उसका भी आपने कमीशन बनाया था, उसकी रिपोर्ट क्या निकली है और मुल्ज़िमान के साथ क्या हुआ वो भी आपके इल्म में होगा। तो ख्याल ये कि ये कमीशन वगैरह और ये जो इंक्वायरीज होती हैं ना, तो लोगों को भी पता है कि ये सिर्फ ठीक है चल रहा है, मामला चलते रहने। चले एक और मामला चल रहा है वैसे, पेट्रोल का मामला। आइए जी, और ये हमने सबसे हसास मामला बड़े हसास मामला है और फिर से एक दफ़ा जो है खुशखबरी देने की कोशिश की गई है हमारी आवाम को, क्योंकि जैसे यौम आज़ादी का महीना है ना, तो ऐसी खुशखबरियाँ जो है ना हमें मिलेंगी। और पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया है पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से। जारी एलामिया के मुताबिक पेट्रोल ₹1.17 फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹355.92 फ़ी लीटर हो गई है। और नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की फ़ी लीटर कीमत में ₹1.39 का इजाफा किया गया है। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ और आप सेलिब्रेट करें इसको। मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंस से ज़्यादा आपको इस पे सेलिब्रेशन करनी चाहिए, फायर क्रैकर्स फाड़ने चाहिए और आपको बस बिल्कुल। अब तो खुशियों का एक तूफान सा जो है वो आ जाएगा। बहरहाल इतनी बड़ी कमी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है। जैसे वो डायबिटिक पेशेंट सुबह इंसुलिन लेते हैं ना, उसी तरह आपको जो है वो पेट्रोल वाली जो इंसुलिन है वो आपको मिल रही है और ये डेली आपको लेनी होगी। 2 दफ़ा भी हो सकता है। ये एनर्जी बूस्टर तो नहीं, जैसे शेफ कहते हैं एनर्जी बूस्टर सुबह सुबह, तो आई थिंक ये जो न्यूज़ है ना ये है आपके लिए एनर्जी बूस्टर होगी। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। चेयरमैन एसोसिएशन ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्दोबदल का कारोबार पर असरअंदाज हो रहा है। वो कैसे ये नहीं बताया, लेकिन आगे सुनिए। चेयरमैन एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि डीलर्स मार्जिन 8% का जो मार्जिन है वो 8% किया जाए। साथ ही अल्टीमेटम दिया है कि 72 घंटे में हुकूमत नहीं सुनती तो पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट्स और एसोसिएशन की हड़ताल भी जारी रहेगी। अब ठीक है जी, ये सारे गिमिक्स हैं। मेरे ख्याल से 18 अगस्त तक के लिए इन्होंने जो है ना वो कहा है कि ये बंद कर देंगे। अच्छा, बंद कर देंगे, ठीक है जी, कर दें, बंद कर दें, बल्कि आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो जिसके लिए सबसे ज़्यादा विन विन सिचुएशन है ना, वो यही डीलर्स हैं जिनके लिए इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा बेहतर सिचुएशन है। वो हमारे यहाँ कहते हैं कि 5 उंगलियाँ घी में और तो वो ये डीलर्स एसोसिएशन है। तो ये जो क्या कहते हैं उसको, हमारा टोपी ड्रामा, ये रहने दें
और आपके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है ना, सबसे ज़्यादा फ़ायदे में वो आप ही लोग हैं। ये जो इन्वेंट्रीज आपने ली हुई है ना, तो फिर ये इस तरह इन के प्राइसेस के अल्टीमेटम ऊपर देने ली का हैं। पॉइंट क्या है? एग्जैक्टली और इस वक्त जो गेन्स हुए हैं, रिपोर्ट्स आए हैं, तो हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं, वरना इनकी जो बैलेंस शीट है अगर आप जाकर देखेंगे ना, जितने इनको प्रॉफिट्स हुए हैं वो शायद ही और किसी बिजनेस के अंदर हो रहे हैं, बल्कि और भी जो दीगर लोग हैं पाकिस्तान से बाहर भी, वो भी ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई ओएमसी जो है एक्वायर कर ली जाए, 4-5 लोग मिलकर ख़रीद लें, क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है शायद ही और किसी बिजनेस में। और सबसे बड़ी बात ये, मज़े की बात ये है कि फुली सपोर्टेड, बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको सुबह सोकर उठेंगे, आपके मार्जिन जो है वो मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। तो फिर ये जो मज़े हड़ताल करें, वगैरह खुश है, रहें, हाँ। इसको रहने दीजिए। ये प्रॉफिट मार्जिन जो है, अभी ये जो मज़ा लगा हुआ है ना, इसको इंजॉय करें, क्योंकि लोग जब तक मसरूफ़ हैं तब तक आप अपना काम जो है वो इसी तरह खामोशी से जारी रखें। जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ स्टोरी आपके साथ शेयर कर देते हैं। जिस तरह से हमारे पेट्रोल के जो हालात है ना, वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसी तरह एक जो जंग लगी हुई है उसके मामलात भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। और अब अमेरिकी सदर ट्रम्प ने कहा कि ईरान के खिलाफ 3 हिकमत अमलियाँ इख्तियार की गई हैं, जिनमें मुज़ाकरात भी शामिल हैं, जबकि ईरान पर इक़्तिसादी दबाव पहले ही जारी है। और ट्रम्प ने दावा भी कर दिया है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई का बुनियादी मकसद उसे जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। बहुत नई बात करी है ट्रम्प साहब ने कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये 3 चीज़ें इसमें शामिल हैं। हम तो डे 1 से ये सुन रहे हैं कि वो ये मुतालबात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात होंगे, हम अटैक करेंगे, हम तनसीबात नहीं बनाने देंगे। लेकिन हुआ क्या, हम तो ये कितने महीनों से ये चीज़ विटनेस कर रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात है हमारा। चलें आपको एक सिनेरियो बताते हैं, ठीक है, खबरों से हट के थोड़ी सी बात करते हैं, आप इससे मज़ा लीजिए। देखिए, होता ये है कि अगर आप किसी, मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ एक प्रॉपर्टी के बड़े टाइकून हैं ना, आजकल फरार हैं, तो अगर आप उनको मिसाल के तौर पे, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसा मेरे मुंह में खाक, कि अगर आप उनको प्रेसिडेंट बना दें या प्राइम मिनिस्टर बना दें, तो उनको पूरा पाकिस्तान जो है ना वो 120 गज का प्लॉट करके जो है ना, पूरी प्लॉटिंग करके वो इसको बेच देंगे। ये उनका नज़रिया होगा। इसी तरह अगर आप किसी क्रिकेटर को, माफ़ कीजिएगा, अगर आप किसी बिजनेसमैन को, मिसाल के तौर पे किसी स्टॉक ब्रोकर को अगर प्रेसिडेंट बना दें किसी मुल्क का, तो उसको हर चीज़ में जो है ना शेयर्स नज़र आ रहे होंगे कि किसके शेयर्स जो है वो कहाँ पर मैंने कम करने हैं, कहाँ बढ़ाने हैं, और किस तरह मैंने मार्केट को मैनिपुलेट करना है, कौन सी ऐसी खबर है जिसके ज़रिए जो है शेयर प्राइस जो वो बढ़ सकती है, किसके ज़रिए कम हो सकती है। एक लम्हे के लिए ज़रा सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो बिजनेसमैन हो, कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून हो, दुनिया का अगर सबसे बड़े मुल्क का प्रेसिडेंट बन जाए, और अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, उसका कोई दामाद भी हो जो कि उसके बिहाफ पे सारे काम कर रहा हो, और अगर वो मार्केट को मैनिपुलेट करने की ताकत रखता हो, उसकी अगर पोजीशन हो, वो किसी ऐसी लॉबी के लिए काम कर रहा हो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर लॉबी हो, और बहुत बड़े बड़े फाइनेंसेस इसके अंदर इंगेज हों, तो क्या वो मार्केट को रोज़ाना की बुनियाद पर मैनिपुलेट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो क्या ये सारे वाक़यात, ये सिनेरियोज़ जो मैंने आपके सामने रखे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि ये हकीकत में भी ऐसा ही कुछ हो रहा हो? थोड़ी देर के लिए ज़ूम करके देखिए, क्या वाक़तन ऐसा हो सकता है? तो सूरत हाल आपको समझ में आ जाएगी। बाकी ये कि जो एपिसोड है फिर दोबारा से दोहरा देते हैं, और हमारा रोज़ाना बताते हैं आपको कि ज़्यादा देर चलने वाला अब हमें याद हो गया है कि उन्होंने जो कहा है वो हम अब फिंगर टिप्स पे हमें यहाँ काउंटडाउन जो है अगस्त के बाद शुरू हो जाएगा। यानी कि अगस्त के बाद आएगा सितंबर, और फिर आएगा अक्टूबर, और मिड नवंबर में जो है ना वो असल शो शुरू होगा। तो फिर ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब, इनका क्या होने वाला है? अभी से आई थिंक वो इस चीज़ को लेके बहुत घबराए हुए नज़र आ रहे हैं। आई थिंक जिस तरह के सोशल मीडिया पर किसी जहाज में जाते जाते फिर किसी रिक्शे में जो है वो सवार हो गए, पता ही चला कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। रक्षा तो हमारे यहाँ खैर हवाई जहाज़ और रक्षा बराबर ही होता है, तो वो दूसरे उनको जो है वो छोटे जहाज़ में जो तैयारी के अंदर जो है वो ले जाया गया। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से, ये खदशात तो उनको वैसे ही रहते हैं। एक बड़ी मज़े की मैं आपको बात बताती हूँ। जब वो ट्रैवल करते हैं किसी कार में ना, तो उनके जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, मतलब जिस गाड़ी में वो ट्रैवल करते हैं तो वो उसके जो है ना आई थिंक क्लोन बनाते हैं। वो उसके अंदर वो कोई अज्यूम नहीं कर सकता कि डोनाल्ड ट्रम्प किस गाड़ी में। तो ये उनके सिक्योरिटी के खदशात हैं जो वो बड़े घबराते हैं जिस चीज़ को लेके। सो लेट्स सी क्या होता है। और अब कुछ मौसम की बात की जाए तो कैसा रहेगा? बिल्कुल कीजिए, आप कीजिए, आपके पास वो हिम्मत हौसला है, आप ज़रूर बताइए। हमारा वो हौसला खत्म हो चुका है। शेफ भी मुस्कुरा रहे हैं कि हम बारिश का इंतजार करते करते अब मैं थक चुकी हूँ, लेकिन ये कराची के बारे में खबर नहीं है, तो ये मैं इतनी खुश नहीं हूँ सुनाते हुए। नो न्यूज़ इज ऑलवेज अ गुड न्यूज़। कराची के लिए अगर कोई खबर नहीं है तो बहुत अच्छी खबर है। अब आप बात बताइए। रावलपिंडी के हवाले से खबर है, जहाँ वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। MD वासा अजीज़ुल्लाह खान खुद निकासियाब के ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं, और तमाम फील्ड टीमें हाई अलर्ट हैं, और
रावलपिंडी वालों के जो है मज़े आए हुए हैं, बारिश हो रही है और साथ में सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जा रहा है, उसके इंतजामात का भी हो तो ख्याल रहा है, रखा जा लेकिन रहा है। नाला लई की जो सूरत हाल है और दीगर जो नाले हैं 19 फीट तक जो है वो पानी आ चुका है। बट ये है कि वहाँ की जो टीम्स हैं बड़ी विजिलेंट हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी कोई ख़ास आपका जो शहर है या इसीलिए? मेरा शहर है, नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग आप फुटेजेस देख सकते हैं, हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमें अपडेट करते हैं, हमें रिपोर्ट्स भेजते हैं, सब कुछ होता है, एक्टिवली काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर। हैट्स ऑफ टू चीफ मिनिस्टर साहिबा और उनकी टीम को, बहुत विजिलेंट हैं, बहुत एक्टिव हैं, मेक श्योर करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में ख़ासतौर पे बरसात के हवाले से प्लान, जिसका मैं हमेशा तस्करा करता हूँ कि जो यहाँ पे दूर दूर तक नज़र नहीं आता, कंटीजेंसी प्लान जो है वो बनाया गया था, एग्जीक्यूशन भी हो रही है, समहाउ नज़र भी आ रहा है। दो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन होती है, हैंडल करना आसान नहीं होता, बट स्टिल जो काम कर रहे हैं वो नज़र आ रहा है। तो फिर क्या हमें बारिश के लिए दूसरे शहरों जाना पड़ेगा? बिल्कुल, अगर अब ऐसे ही कराची करना वाले पड़ेगा, चाहते जी। हैं कि वो बारिश एंजॉय करें तो वो दूसरे शहरों का रुख करें, क्योंकि कराची में बारिश नहीं हो रही है। बिल्कुल ठीक है। और सेलिब्रेशन के हवाले से कुछ बताएं, सेलिब्रेशन के और हवाले से। इंडिपेंडेंस डे जिस तरह हमने आपको शुरू में भी बताया था Exactly. कि कुछ 2 दिन रह गए हैं बस सेलिब्रेशन में, और यौम आज़ादी करीब आते ही कराची में जश्न आज़ादी की तैयारियां जो है वो ज़ोर पकड़ चुकी हैं और परचमों, झंडियों, बैचेस से सज गए हैं, जबकि बच्चों और नौजवानों में भी 14 अगस्त का जोशो खरोश नुमाया नज़र आ रहा है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है इन स्टॉल्स को लेके? क्या कोई बचपन की याद है, या अब तक जाते हैं कोई अपने घर के बच्चों को लेके आप? मैं मोहल्ले के बच्चों को ले जाता हूँ, और वैसे तो ज़रा कमी है, लेकिन ये कि बच्चों की बड़ी एक्साइटमेंट जो होती है वो हाई एक होती और है। बच्चे जो मुस्कुरा रहे हैं वहाँ से, अभी आ रहे हैं, उनकी उनको तरफ हम भी आ रहे स्टॉल हैं। पे लेके जाएंगे किसी दिन। बिल्कुल, लेकिन ये बड़ी एक्साइटमेंट पाई जाती है, बड़ी अच्छी या बात है, बट ये देखकर बड़ी बचपन की खुशी बहुत होती अच्छी मेमोरीज हैं इन Exactly. स्टॉल्स को लेके ना, कि हम लोग इंतज़ार करते थे कि 14 अगस्त करीब आए तो फिर वो झंडियों से डेकोरेशन हम करते थे। आपको याद है कि वो एक हम जंजीर बनाया करते थे Exactly, बचपन में, बिल्कुल। और फिर हम उसको अपने घर के बाहर खिड़कियों पे और दरवाज़ों पे लगाते थे। बिल्कुल ठीक है, वो स्पिरिट आज भी या। खुदा का शुक्र है जिंदा है, जिंदा बच्चे है। इसी तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं और होना भी चाहिए और ये हमारे बच्चों के लिए बड़ी एक्साइटमेंट होती है, Exactly. बच्चे इंतज़ार करते हैं स्टॉल्स पे बिल्कुल जाने ठीक का है, और वो पूरे साल बैचेस इसका खरीदने का। इंतजार करते हैं। हाँ। हमारे लिए हमेशा से हमारा ये ईद से भी बढ़कर दिन होता है, हम इसको हाँ। उसको बड़ा भरपूर तरीके भरपूर से enjoy मनाते हैं। करते ईद का दिन तो हमारे वाले सारे सो के गुजारते और हैं। जो रात के 12 बजे 13 अगस्त को होता है वो भी आपको पता है। वो उसके ऊपर मैं खास तौर पे प्रोग्राम हमारा और मैं करेंगे, ज़रूर बताएंगे आपको कि आपने कैसे जो है वो इन सारी चीज़ों से कैसे बचना है, बचना कैसे आप है। घर में रहें। एग्जैक्टली और एक और बात, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, सुन लीजिए संजीदगी से, हाँ। कोई हवाई फायरिंग नहीं होगी। मैं सारी प्लीज अथॉरिटी प्लीज से वी रिक्वेस्ट कर रिक्वेस्ट। रहा हूँ, कोई एक शख्स अगर फायरिंग करता हुआ नजर आए तो सीरियस आपने एक्शन लेना होगा। जनाब चीफ मिनिस्टर साहब, आपका काम और जो ये है वन वो व्हीलिंग और रेसिंग और ये जी, सब से बिल्कुल अवॉइड पकड़ के करें। और इनको प्लीज बंद करें। एक सबसे बड़ी बात मैं Exactly. बताऊं जी। जो नहीं करनी, वो बाजे नहीं बजाइएगा प्लीज। अब मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, मेरे घर के बाहर जो बाजों की आवाजें आ रही हैं, अलेली प्लीज बाजे मत बजाएं।